हेलो स्टूडेंट। ठीक, हम पढ़े थे क्लास 12th का इकाई नंबर 6 ऑप्टिक्स। ठीक, तो आज इस इकाई में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। ओके, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है, उसको हम शॉर्ट में समझ लें। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण से गोलीय दर्पण से, ठीक, और प्रकाश का अपवर्तन गोलीय पृष्ठ से और लेंस से, ठीक। फिर प्रकाश का अपवर्तन विचलन और विक्षेपण प्रिज्म से, ठीक। फिर प्रकाशिकी यंत्र जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इस चीज का अध्ययन हम इस चैप्टर नंबर 9 में करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी, ठीक है। तो इसका सबसे पहला वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो बेस्ड है प्रकाश के परावर्तन से, ठीक है। तो हम फर्स्ट बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन, ठीक, समतल तथा गोलीय दर्पण से, ठीक है। तो वैसे हम इसके इंट्रोडक्शन में समझ ही चुके हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, या प्रकाश का परावर्तन हम, ठीक है, किसे कहते हैं, है ना। तो प्रकाश का परावर्तन हम किसे कहेंगे कि यदि प्रकाश किसी पृष्ठ पर टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने कहा, ये हमारे पास कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर प्रकाश किरणें इस माध्यम से आई है और ऐसे टकराकर पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। और इसे अब हम ग्राफी रूप से समझते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन को हमने यहाँ ग्राफी रूप से दर्शाया है जैसे, ठीक है, प्रकाश, ये कोई हमारा पृष्ठ है या कोई तल है जिस पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ओके। और ठीक है, ये प्रकाश किरण जो पृष्ठ की ओर आ रही है, तो ठीक है, पृष्ठ पर गिरने वाली जो प्रकाश किरण है, उस पर आने वाली जो प्रकाश किरण है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण, ठीक है। और जिस बिंदु पर ये टकराती है परावर्तक पृष्ठ के, उसे हम कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक, पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने वाली जो किरण है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक। और आपतन बिंदु पर से गुजरने वाली पृष्ठ के लंबवत जो रेखा होती है उसे हम कहते हैं अभिलंब, ठीक। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला जो कोण है वो होता है, कहलाता है आपतन कोण, और इससे सामान्यतः जनरली हम आई से ही दर्शा के चलते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला जो कोण है इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। और इसे सामान्यतः आर से हम दर्शाते हैं, ठीक। अब ये जो प्रकाश का परावर्तन है कुछ नियमों का पालन करता है, ठीक है, या इन जब भी प्रकाश का परावर्तन कहीं पर होगा तो ये दो नियम हमेशा वो वहां पर पालन होंगे, ठीक है। तो पहला नियम क्या है कि प्रकाश का जब परावर्तन होगा तो ये जो आपतन कोण है बराबर होगा किसके, परावर्तन कोण के, ठीक है। मतलब यही उसका पहला नियम है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर कोई किरण, ठीक है, अभिलंब से 30 अंश का कोण बनाते हुए आपतित हो रही है तो फिर वो अभिलंब से 30 अंश का कोण बनाते हुए ही परावर्तित होगी। तो ये उसका पहला नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब उसका दूसरा जो नियम है वो ये है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। अब यहाँ पर तल से हमारा मतलब क्या है, तो जनरली जो कंफ्यूजन यहीं पर होता है बहुत से बच्चों को कि तल हम किसे कहते हैं, है ना। तो तल का मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि प्रकाश किरण ऐसे आपतित हो रही है, ठीक है, और ऐसे चली जाएगी, तो सामान्यतः जनरली बच्चे इसी को तल समझते हैं कि प्रकाश इस वाले तल में ऊपर जाएगा, ठीक है। लेकिन तल का मतलब ये नहीं होता। तल से हमारा मतलब क्या है कि यदि प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ठीक है, तो उदाहरण के लिए अगर हम, ठीक है, इन तीनों को क्या क्या मान ले, ये हमारा आपतित किरण, ये हमारा अभिलंब और ये हमारी
परावर्तित किरण। ओके, तो ये तीनों एक ही तल में होने का मतलब क्या है कि अगर हम इन्हें ऐसे देखें, सामने से देखें, तो ये तीनों हमको कैसी दिखाई देगी, समपाती दिखाई देगी। समपाती दिखाई देगी मतलब तीनों एक ही तल में ऐसे होंगी, मतलब प्रकाश किरण, आपतित, अभिलंब और तीनों एक ही तल में रहेगी। ठीक है, ये कभी भी प्रकाश किरण जैसे ऐसे आपतित हो रही है, ठीक है, इस तरह से आपतित हो रही है किसी तल पर ऐसे, तो वो उसी तल में वापस लौटेगी। ऐसा नहीं होगा कि प्रकाश किरण यहाँ ऐसे आपतित हुई और टकराने के बाद ऐसे चली गई या ऐसे चली गई। ठीक है, तो ये हुआ तल का मतलब कि तीनों को अगर हम साइड से देखें, ठीक है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण को, तो ये तीनों साइड से देखने पर हमें कैसे दिखाई देंगे, समपाती दिखाई देंगे या एक ही तल में। ठीक है, ये तीनों कभी भी ऐसे नहीं हो सकते। ठीक है, मतलब ऐसे होने का मतलब ये है कि तीनों तल में नहीं है। ठीक, तो ये हुआ उसका दूसरा नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं परावर्तन के प्रकार की। ठीक है, तो परावर्तन के प्रकार किस पर निर्भर करते हैं, तो परावर्तन के प्रकार निर्भर करते हैं कि परावर्तन कौन से पृष्ठ से हो रहा है। ठीक है, तो परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, नियमित और अनियमित परावर्तन। ठीक है, नियमित परावर्तन हम किस कंडीशन में कहेंगे कि यदि प्रकाश किरणें किसी चिकने पृष्ठ पर आपतित होती है। चिकने पृष्ठ से मतलब जैसे कांच हो गया, दर्पण हो गया, ठीक है, तो उनका पृष्ठ स्मूथ और चिकना होता है। तो ऐसे पृष्ठ पर अगर प्रकाश किरणें टकराती है तो सदैव वो, ठीक है, समांतर होते हुए क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है नियमित परावर्तन की कि यदि परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ से होता है या समांतर आपतित होने वाली किरणों के संगत परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर हो, तो इस स्थिति में परावर्तन को हम क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। और इस नियमित परावर्तन की विशेषता क्या है कि हम हमारा जो प्रतिबिंब देख पाते हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए हम दर्पण में हमारा प्रतिबिंब देखते हैं, तो दर्पण से होने वाला जो परावर्तन है वो हमारा नियमित परावर्तन कहलाता है। और इस नियमित परावर्तन में ही हम किसको देख पाते हैं, प्रतिबिंब को देख पाते हैं। जहां से भी नियमित परावर्तन हो जाएगा, जैसे हमारे सामने कोई पृष्ठ रखा हुआ है और उससे नियमित परावर्तन हो रहा है, तो वो हमें उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ये उसको हमने ग्राफिक रूप से समझाया यहाँ पे। और अनियमित परावर्तन इसका ठीक विपरीत, कि यदि परावर्तन किसी खुरदरे पृष्ठ या रफ सरफेस से होता है और, ठीक है, परस्पर समांतर आपतित किरणों के संगत परावर्तित किरणें समांतर ना हो, तो इसे हम कहते हैं अनियमित परावर्तन। ठीक है, अब यहाँ से इस परावर्तन में, ठीक है, हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाते और दीवार, जैसे उदाहरण के लिए दीवार, पत्थर, लकड़ी आदि अखबार से होने वाला परावर्तन, ये हमारे अनियमित परावर्तन के उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझते हैं कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। जैसे हमने इसमें लिखा है कि नियमित परावर्तन में ही हम प्रतिबिंब देख पाते हैं। तो कैसे देख पाते हैं, प्रतिबिंब कैसे बनता है, अब हम उसको समझते हैं। ओके, तो अभी हमें इस बोर्ड की रब करने की आवश्यकता होगी, तो अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलिए, ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे अनियमित परावर्तन, तो हम उसको भी ग्राफिक रूप से दर्शा देते हैं यहाँ पे, अनियमित परावर्तन। ठीक है, आप उसे नोट कर ले इसमें। तो अनियमित परावर्तन किस तरह से होगा, ग्राफिक रूप से दर्शाने पे कैसा दिखाई देगा हमको, ये हमारी क्या हो गई, समांतर आपतित किरणें। ठीक है, और ये हमारा जो पृष्ठ है ये खुरदुरा पृष्ठ। ठीक है, अब क्या कहा हमने कि परस्पर समांतर आपतित किरणों के संगत जो परावर्तित किरणें हैं वो समांतर नहीं होगी,
मतलब एक किरण अगर इस तरह से जाती है परावर्तन के पश्चात, तो दूसरी किरण इस तरह से ऐसे चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, परावर्तित किरणें जो परस्पर, ठीक है, समांतर नहीं है। ठीक, अब हम यहाँ पर समझते हैं कि प्रतिबिंब कैसे हमको या किस कंडीशन में ही दिखाई देगा, है ना। जैसे हमने कहा यहाँ पर कि ठीक है, समान नियमित परावर्तन में ही हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो समझिए कि प्रतिबिंब कैसे देख पाते हैं हम। जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा ये कोई दर्पण है, इस दर्पण के सामने, ठीक है, कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ से, ठीक, इस दर्पण में इस वस्तु का प्रतिबिंब कब दिखाई देगा, जब परावर्तन नियमित होता है, समझिए। ठीक है, जैसे हमने कहा कि ये हमारी वस्तु है और कोई भी वस्तु होगी, उस वस्तु के प्रत्येक बिंदु से, ठीक है, प्रत्येक बिंदु से असंख्य किरणें निकलती हैं और वो किरणें, ठीक है, किसी स्थान पर या किसी बिंदु पर जाकर मिल जाती है, तो उस बिंदु पर उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनने लगता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे दर्पण में हमें हमारा प्रतिबिंब दिखता है, तो कैसे दिखता है, तो हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर पे प्रत्येक बिंदु से बहुत सारी किरणें निकलती हैं और निकलने के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, वो सारी किरणें हमें एक निश्चित बिंदु पर मिलती हुई दिखती है, तो वहां पर हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि वस्तु, कोई वस्तु है, उसका बिंदु ए है। ओके, तो इस बिंदु ए से चलने वाली किरण, ठीक है, प्रकाश किरण परावर्तन के बाद इस तरह से ऐसे आएगी, है ना। नेक्स्ट दूसरा कि अब मतलब यहाँ पर, है ना, समझने के लिए मैं इसको ऐसे बता रहे हो कि जैसे बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, परावर्तन के पश्चात ऐसे आई और पीछे बढ़ाने पर, ठीक है, हमको ये यहाँ से आती हुई दिखाई देगी, इस बिंदु से। ठीक है, तो हमें बिंदु ए का प्रतिबिंब कहाँ दिखाई देगा, इस बिंदु ए डैश पर। मतलब हमें लगेगा यहाँ पर कि ये जो बिंदु प्रकाश किरण ए से आ रही है, वो प्रकाश किरण हमें ए डैश से आती हुई दिखाई देगी। तो अगर हम ये प्रतिबिंब, ये, ठीक है, प्रकाश किरण हमारी आंख पर आएगी, तो हमें बिंदु ए डैश यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, मतलब अब वस्तु, पूरी वस्तु दिखाई देने के लिए क्या शर्त है कि बिंदु ए के नीचे मान लो वस्तु में कोई दूसरा बिंदु हमने बी लिया है। ठीक है, तो बी से चलने वाली किरण भी इस तरह से परावर्तन के पश्चात ऐसे आएगी। तो ये हमको कहाँ से, पीछे बढ़ाने पर हमको कहाँ से आती प्रतीत होगी, ये बी डैश यहाँ से। ओके, तो हमको अब बिंदु, वस्तु में जो बिंदु ए के नीचे बिंदु बी था, अब हमें इसे प्रतिबिंब में, ठीक है, प्रतिबिंब में भी हमें वस्तु और बिंदु ए डैश के नीचे बिंदु बी डैश दिखाई देगा। फिर इस तरह से कोई बिंदु सी होगा उसके नीचे, तो सी से आने वाली प्रकाश किरण भी समान ऐसे आएगी और परावर्तन के पश्चात इस तरह से, ठीक है, कहाँ से आती दिखाई देगी हमें, यहाँ से। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कंटिन्यूअसली बिंदु ए के डैश के नीचे बी डैश, सी डैश ऐसे दिख रहा है, जो कि वस्तु में भी वही थे। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि परावर्तन कैसे हो रहा है, यहाँ पे परावर्तित आपतित किरणें भी समांतर है और परावर्तित किरणें भी परस्पर समांतर है। तो परस्पर समांतर है तो ही हमको यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब पूरा दिख पाएगा। मतलब बिंदु ए के नीचे उसका बी दिखे, बिंदु बी दिखेगा, सी दिखेगा, इस प्रकार से हमें यहाँ पूरी वस्तु दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमें तभी दिखाई देता है किसी भी वस्तु का कि उसके वस्तु के सभी बिंदुओं से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु पर मिलती हुई दिखाई दे। ओके, तो ये रहा जो जैसा हमने लिखा है कि यहाँ पे इस परावर्तन में ही हम हमारा प्रतिबिंब देख पाते हैं। तो ये उसको हमने ग्राफिकली समझा। ठीक है, नेक्स्ट
कि अनियमित परावर्तन में हम प्रकाश हमारे प्रतिबिंब को नहीं देख पाते, है ना। तो प्रतिबिंब क्यों नहीं देख पाते, क्यों? क्योंकि उदाहरण के लिए अगर ये अनियमित परावर्तन होता तो ये वस्तु ए से चलने वाली किरण इधर आ गई, बी से चलने वाली किरण, ठीक है, उसके समांतर नहीं होते हुए इधर आ गई, ठीक। तो हमको यहाँ पर, ठीक है, क्या दिखाई देता, हमको यहाँ पर बिंदु ए यहाँ दिखाई दे रहा है, ए, और ये वाली जो अनियमित रूप से परावर्तित हुई है इसको पीछे देखने पर एक बिंदु में यहाँ दिखता। मतलब हमें एक वस्तु के बिंदु ए के नीचे उसका बिंदु बी दिखाई नहीं देता, बिंदु बी कहीं और बन रहा होता है। तो इसका मतलब यह है कि हम वस्तुओं के सभी बिंदुओं को एक साथ नहीं देख पाते, और वस्तुओं के सभी बिंदुओं को एक साथ नहीं देख पाते मतलब हम वस्तु का प्रतिबिंब नहीं देख पाते। ओके, तो ये था जो हमारा परावर्तन और परावर्तन के नियमों का ठीक है इंट्रोडक्शन। ठीक, तो हमने क्या देखा यहाँ पे, परावर्तन की परिभाषा, परावर्तन के नियम और परावर्तन के प्रकार। ठीक है, और इसमें जो कुछ छोटे छोटे से जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप जैसे, है ना। उदाहरण के लिए प्रश्न ऐसे बन जाता है कि अखबार हम दर्पण में हम, ठीक है, दर्पण से भी प्रकाश का परावर्तन होता है तो हम उसमें हमारा प्रतिबिंब देख पाते हैं, लेकिन अखबार से भी प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है, तभी हम उसे पढ़ पाते हैं, लेकिन हम उसमें हमारा प्रतिबिंब नहीं देख पाते। क्यों? तो हमारी आंसर क्या होगा कि अखबार से होने वाला जो परावर्तन है वो अनियमित परावर्तन होता है, इसलिए उसमें हम प्रतिबिंब नहीं देख पाते। ओके, तो ये था जो अनियमित परावर्तन, ठीक, और नियमित परावर्तन, और इनमें अंतर भी पूछे जाते हैं कि नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में अंतर समझाइए। तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में हम वही अंतर लिख सकते हैं उनकी परिभाषा के अनुसार। पहला अंतर तो परिभाषा ही हो जाएगा कि, ठीक है, ठीक, यदि परावर्तन चिकने पृष्ठ से होता है और आप समांतर आपतित किरणों के संगत परावर्तित किरणें भी समांतर, ओके, इसी तरह ये पहला अंतर उनकी परिभाषा से ही बन जाएगा। दूसरा क्या अंतर बना सकते हैं हम कि नियमित परावर्तन में हम हमारा प्रतिबिंब देख पाते हैं, अनियमित परावर्तन में हम हमारा प्रतिबिंब नहीं देख पाते। ठीक, और तीसरा उनका उदाहरण, दर्पण से होने वाला परावर्तन और अनियमित परावर्तन का उदाहरण हम ये वाला लिख सकते हैं, अखबार से लकड़ी से होने वाला परावर्तन। और चौथा अंतर बनाना हो तो हम उनके इस ग्राफ को भी अंतर बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा परावर्तन और उसका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम अगली कक्षा में देखेंगे। ओके।